Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I'm going to analyze Unit 4. In my previous videos, I have already analyzed the other three units. So if you haven't watched those videos, then please go and watch it. And in this unit, we are going to look at Oedipus Rex, a classical and a modern tragedy. ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो जान लेते हैं. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अपील ऑफ एडिपस रेक्स फॉर द मॉडर्न ऑडियंस, विच मीन्स एडिपस रेक्स को बहुत पहले लिखा गया था एंड स्टिल एडिपस रेक्स अपील टू अस, अपील टू द मॉडर्न ऑडियंस. सो वी विल टॉक अबाउट इट. एंड इज एडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल, विच मीन्स कि एडिपस के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उस सब चीज़ों के लिए एडिपस खुद ही रिस्पॉन्सिबल था. Then we will look at Oedipus Rex as a classical tragedy and a tragedy for all times. So as you all know, Oedipus Rex is a tragedy written by Sophocles, and Sophocles wrote Oedipus Rex in 430 BC. 430 BC में Sophocles ने Oedipus Rex को लिखा था. And as you all know, Sophocles कौन थे? ये एक एंशियंट ग्रीस ट्रेजेडियन थे. एंड इनके साथ और दो ट्रेजेडियंस थे, वो थे यूरिपिडस एंड एस्किलस. तो इन तीनों के जो प्लेज हैं, ठीक है, इनके जो फेमस प्लेज हैं हम लोग अभी भी पढ़ते हैं एंड दे स्टिल अपील टू अस. लाइक सोफोकल्स का थीबन ट्रिलॉजी, इट्स अ वे फेमस वर्क ऑफ हिज. यूरिपिडस का फेमस वर्क है मीडिया एंड एस्किलस का फेमस वर्क दी ओरेस्टिया. ठीक है, तो ये जो वर्क है हम लोग अभी भी पढ़ते हैं एंड दे स्टिल अपील टू अस, राइट. तो सोफोकल्स ने एडिपस रेक्स को 430 बीसी में लिखा था एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द थिएटर ऑफ डायनिशियस इन एथेंस. एथेंस में सबसे पहले थिएटर ऑफ डायनिशियस में परफॉर्म किया गया था एडिपस रेक्स को 429 बीसी में. ठीक है, एंड अभी भी इसे हम लोग पढ़ते हैं बिकॉज इट इज़ 21st सेंचुरी, हमारे एकेडमिक्स में, हमारे सिलेबस में है. ठीक है, अभी भी हम लोग इसे पढ़ते हैं. इट वॉज रिटन बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, राइट. एंड 2017 में एडिपस रेक्स को स्टेज किया गया था. एडिपस रेक्स प्ले को स्टेज किया गया था एट द यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर इन फैफोस, Cyprus, as a part of international festival of Greek drama. So we can see that Oedipus Rex is a classical tragedy, but still it appeals to us, and we still read it, and it is still staged. Okay. सो ये जो इंफॉर्मेशन है कि कब लिखा गया था, कब सबसे पहले परफॉर्म किया गया था, कहाँ कौन से थिएटर में परफॉर्म करवाया गया था, देन ये 2017 में जो एडिपस द किंग और एडिपस रेक्स को परफॉर्म किया गया था, कहाँ पे? एट द यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर. सो दीज आर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो यू प्लीज मार्क इट एंड ट्राई टू मेमोराइज इट. ओके. And now let us look at appeal of Oedipus Rex for the modern audience, which means what appeals to us, right? कि Oedipus Rex को हम लोग अभी भी क्यों पढ़ते हैं. So as you all know, Oedipus Rex is a classical tragedy. Oedipus Rex एक classical tragedy है. So tragedy का मतलब तो आप सभी को पता होगा because यूनिट 1 में भी मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था. So the definition of tragedy given by Aristotle in his book Poetics. So tragedy is an imitation of an action which is complete, serious and have some magnitude. तो tragedy क्या है? एक action का imitation है, एक event का imitation है जो already हो चुका है. It's not like imagination वाला नहीं, ठीक है. तो ये action का imitation है, serious होना चाहिए and it should be complete and it should have some मैग्नीट्यूड. उसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी. एंड ट्रेजेडी का और भी पॉइंट्स था दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ नरेशन, विच मीन्स कि इसमें एक्शन होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी परफॉर्मेटिव, इट शुड नॉट बी अ नैरेटिव. ठीक है, एक स्टोरी कोई नैरेट कर रहा है उसे हम लोग ट्रेजेडी नहीं बोलेंगे. देन ट्रेजेडी में जो इमोशंस है, पिटी एंड फियर, इसका परजेशन भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी जो हम लोग ट्रेजेडी के डेफिनेशन में यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था. And what do you mean by the term classic? Classic क्या होता है? तो classic is anything or any body of work in literature which has some literary value, जिसमें literary value होता है, literariness होता है, and which stands the test of the time, which means कि बहुत लंबे समय तक हम लोग उसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्लासिक. So Oedipus Rex, it is quite obvious it was written before the birth of Christ, but still we read it and still it is staged. So Oedipus Rex is a classic. ठीक है, so it comes under the genre classical tragedy.
So Oedipus Rex is a classical tragedy, and हमें क्या अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है कि एडिपस रेक्स जैसी जो ट्रेजेडी है वो अभी इस समय पे लिखी नहीं जाती है, ठीक है। एंड क्लासिकल ट्रेजेडी हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडीज लाइक ट्रेजी कॉमेडीज। बहुत सारा वेरिएशंस आ गया है ट्रेजेडीज में, लाइक ट्रेजी कॉमेडीज, कॉमी ट्रेजेडीज, देन एब्सर्ड ड्रामा। सो ट्रेजी कॉमेडीज क्या होती है, मतलब वो ट्रेजेडीज जिसमें एक पॉजिटिव एंडिंग देखने को मिले, ठीक है। यानी कि ट्रेजेडी में क्या होता है, दे शुड बी अ पर्सन ऑफ ग्रेट रैंक, हाई रैंक, एंड उसका फॉल को दिखाया जाता है, उसके डिक्लाइन को दिखाया जाता है ना लार्ज स्केल, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स इफेक्ट। एंड वो जो ट्रैजिक हीरो होता था वो या तो किंग होता था या नोबल मैन होता था, ताकि उसका फॉल बहुत ही लार्ज स्केल में दिखाया जा सके। एंड यूजुअली एंशियंट ग्रीस में जब ट्रेजेडीज लिखी जाती थी तो वो पॉजिटिव नोट से एंड नहीं होती थी, लेकिन अभी आज के टाइम पे हम लोग ट्रेजी कॉमेडी देखने को मिलती है, विच मीन्स कि कुछ कुछ ट्रेजेडीज ऐसी होती है जो एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेजी कॉमेडीज। नेक्स्ट है कॉमी ट्रेजेडीज, विच मीन्स कॉमेडी हो रहा है कहीं पे भी एंड उसका एक ट्रैजिक एंड होता है या ट्रैजिक एलिमेंट देखने को मिलता है, सो दैट इज कॉमी ट्रेजेडी। And next is absurd drama. So absurd drama basically deals with the meaningless of existence, ठीक है। ये मीनिंगलेसनेस को क्या करता है, दिखाता है। बिकॉज एंड जो एब्सर्ड ड्रामा का जो जॉनरा है, स्टाइल है, ये पॉपुलराइज हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पे साइंस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ द वॉर एंड द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर कुछ सेंस ही नहीं था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऐसा लग रहा था द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम सेंसलेस, मीनिंगलेस, ठीक है। तो उस टाइम में सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो ड्रामेटिस्ट थे, जो प्ले राइट्स थे, वो भी उसी तरह के प्लेस लिख रहे थे जिसका कोई सर पैर नहीं होता था, डायलॉग्स मतलब कुछ भी मीनिंगलेस होता था, ठीक है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एब्सर्ड ड्रामा, या थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। एंड सैमुअल बैकेट इज द पायोनियर ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। उनका जो वर्क है वेटिंग फॉर गोडॉट, Waiting for Godot is a play by Samuel Beckett and it comes under the genre theater of absurd या absurd drama, ठीक है। उसमें क्या होता है कि देर आर टू पर्सन्स हु आर वेटिंग फॉर समवन हुज नेम इज गोडॉट। वो लोग गोडॉट के लिए वेट कर रहे होते हैं, एंड वो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। एंड वो गोडॉट जो होता है, वो लोग वेट करते ही जा रहे हैं, एक मीटिंग पॉइंट है कि वहाँ पे आके वो गोडॉट आएगा, उन लोग से मिलेगा, लेकिन गोडॉट आता ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो इस ड्रामा को देखने के बाद एक ही वर्ड निकलता है मुंह से, दैट इज एब्सर्ड, ओके, मीनिंगलेस। सो एब्सर्ड ड्रामा में यही सब बात की जाती थी, प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात की जाती थी लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। सो दीज आर द वेरिएशंस ऑफ ट्रेजेडीज। तो इसीलिए इडिपस रेक्स जो है, विच इज़ अ कंप्लीट क्लासिकल ट्रेजेडी, सिर्फ प्योर ट्रेजेडी देखने को मिलती है। तो ऐसा ट्रेजेडी अभी हमें देखने को नहीं मिलती है, एंड दैट इज़ वाई इट अपील्स टू अस, ओके। एंड इडिपस रेक्स में हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है विच आर फैसिनेटिंग। ये चीज़ देखने को मिलता है कि देर इज़ नो मैच फॉर सुप्रीम पावर, विच मीन्स कि सुप्रीम पावर और ह्यूमन एंडेवर्स, ह्यूमन एफर्ट्स का कोई मैच नहीं है। अगर डेस्टिनी में कुछ लिखा है, आपके डेस्टिनी में कुछ लिखा, यू आर डेस्टाइन्ड टू समथिंग, देन आप कितने भी एफर्ट्स लगाओ वो चेंज नहीं होगा। एंड एक अनसीन पावर देखने को मिलता है विच हैज़ बोथ द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, जिसमें ये दोनों पावर होती है कि वो क्रिएट भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंड इडिपस के केस में हमें यही देखने को मिलता है। इडिपस के ऊपर प्रोफेसीज होती हैं, उसके फेट में ये लिखा होता है कि ही विल किल हिज फादर एंड ही विल मैरी हिज ओन मदर, ठीक है। तो ये प्रोफेसीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, किंग लायस एंड जोकास्टा भी के ऊपर भी प्रोफेसी की गई थी कि उनका जो बेटा होगा ही विल बी द मर्डरर ऑफ हिज ओन फादर। तो वो भी प्रोफेसी को अवॉइड करने के लिए पूरा एफर्ट डालते हैं, एंडेवर करते हैं। इडिपस भी वही करते हैं, लेकिन होता क्या है, जो डेल्फिक ओरेकल ने प्रोफेसी की थी वही होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि देर इज़ नो मैच फॉर द सुप्रीम पावर, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट्स आर meaningless, human efforts are futile, okay। So it also highlights the supreme power of God over humans. The supreme has the power to create and destroy, so the supreme has got
द पावर टू बोथ क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वो अगर क्रिएट कर सकते हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, एंड वी आर द मियर पपेट्स इन हिज हैंड्स। ओके, सो ये चीज़ इडिपस रेक्स हाईलाइट्स करता है। नेक्स्ट इस सेक्शन में हमें स्टोरी का थोड़ा प्लॉट बताया जाता है, एंड ये बताया जाता है कि स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया जाता है इडिपस टेक्स्ट के। सो एज यू नो, ये जो प्ले है ये इस इंफॉर्मेशन से शुरू होती है कि सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग फैल गया है। इट हैज़ बिन सेंट बाय गॉड अपोलो एज अ डिवाइन पनिशमेंट। एंड जो इडिपस है वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियॉन को भेजते हैं डेल्फिक ओरेकल में, ये पता करने के लिए कि प्लेग क्यों फैला है। तो डेल्फिक ओरेकल से ये पता चलता है कि जो फॉर्मर किंग था, विच मीन्स द लायस, यानी इडिपस के पहले वाला जो किंग था, किंग लायस, ही हैज़ बीन मर्डर्ड एंड दैट मर्डरर इज स्टिल फ्री। ठीक है, ही हैजंट बीन पनिश्ड येट, इसीलिए ये प्लेग फैल रहा है सिटी ऑफ थीव्स में। तो सभी आते हैं एडिपस के पास, एडिपस द किंग के पास, एंड सभी ये प्रे करते हैं कि प्लीज़ आप कोई एक सोल्यूशन निकालो, बिकॉज आपने स्फिंक्स के रिडल को भी सॉल्व किया था, इस थीव्स को स्फिंक्स के चंगुल से अपने मुक्त किया था। तो प्लीज़ आप भी ऐसा कुछ करो कि इस सिटी से जो सिटी ऑफ थीव्स है, ये जो प्लेग से सफ़र कर रही है, ये प्लेग ख़त्म हो जाए। राइट, तो हमें ये जो इतना सारा कॉन्वर्सेशन दिया, डायलॉग्स दिया है, ये क्रियॉन और एडिपस के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। ठीक है, एंड जैसे ही एडिपस को पता चलता है कि सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग फैला है, एंड प्लेग क्यों फैला है, बिकॉज द मर्डरर इज स्टिल फ्री एंड दैट मर्डरर हैज़ नॉट बीन पनिश्ड। देन एडिपस एक डिटर्मिनेशन लेते हैं। ठीक है, एक डिसीजन लेते हैं कि वो मर्डरर को पकड़ेंगे एंड ही विल पनिश दैट मर्डरर कम व्हाट मे। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता चलता है कि एडिपस वॉक्स हिज टॉक, विच मीन्स कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बाद में आई होप कि आप सभी को एडिपस रेक्स की स्टोरी बहुत अच्छे से पता है, तभी आपको यूनिट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो एज आई सेड, एडिपस रेक्स वॉक्स हिज टॉक्स, विच मीन्स वो जो कहते हैं वो वही करते हैं। राइट, तो उन्होंने ये डिटरमिन किया था कि वो मर्डरर को ढूंढेंगे, उसको पनिश करेंगे। ठीक है, एंड चाहे वो उसका अपना रिलेटिव ही क्यों ना हो, और या रॉयल फैमिली से ही कोई क्यों ना हो, उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। ठीक है, ही मस्ट बी पनिश्ड। इडिपस रेक्स ने ये रिजोल्यूट किया था। उसके बाद जब टायरेशियस ये बता देता है दैट इडिपस हिमसेल्फ किल्ड किंग लायस, सो इडिपस इज द मर्डरर, उसके बाद में भी वो पनिशमेंट को क्या करता है, अवॉइड नहीं करता है। राइट, तो वो जितना भी पनिशमेंट डिसाइड करके रखा था कि उस मर्डरर को देंगे, वो खुद एम्बाइब करता है उन सभी पनिशमेंट्स को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एडिपस रेक्स इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, he is strong and he walks his talk। एंड एडिपस के अंदर हमें एक ह्यूब्रिस देखने को मिलता है। ह्यूब्रिस क्या होता है, एक्सेसिव प्राइड, ओवरविनिंग प्राइड। ठीक है, सो एडिपस हैड हैड दैट ह्यूब्रिस कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, एंड ही कैन डू नो रॉन्ग एंड ही कैन नॉट बी द मर्डरर। इसलिए गुस्से में आके उन्होंने क्रियॉन और टायरिशियस पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि क्रियॉन प्लॉटिंग कर रहा है एडिपस के अगेंस्ट विद टायरिशियस, ताकि वो इडिपस को इस शहर से बाहर निकाल दे एंड क्रियॉन हिमसेल्फ बिकम द किंग। ठीक है, तो गुस्से में आके उसने ये भी कह देता है, टायरिसिस को भी बहुत भला बुरा कह देता है। तो यहाँ पे इडिपस का ह्यूब्रिस हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट सेक्शन में जब हम लोग डिस्कस करेंगे वॉज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन फॉल, तो कहीं ना कहीं ही कॉल्ड हिज डिक्लाइन बिकॉज ऑफ हिज ह्यूब्रिस। ठीक है, ह्यूब्रिस की वजह से ही उसका अपना डिक्लाइन हुआ, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें इस पूरे डायलॉग्स में यही बताया गया है, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। ठीक है, तो जब हम लोग पूरे इडिपस रेक्स प्ले को एनालाइज करेंगे, देन वी विल फाइंड दैट इडिपस रेक्स का जो लाइफ है वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला स्टेज में क्या होता है कि इडिपस आते हैं थीव्स में और स्फिंक्स के रिडल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्फिंक्स कौन था, एक बहुत ही पिक्यूलियर सा मॉन्स्टर था, जो पार्टली इट वाज पार्टली ह्यूमन एंड पार्टली एनिमल। ठीक है, ब्रेस्ट था लाइक वुमेन, एंड स्फिंक्स हैड आल्सो बिग विंग्स। ठीक है, पंख भी बहुत बड़े बड़े थे। तो दैट इज अ स्फिंक्स, आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट अ पिक्चर ऑफ इट। तो स्फिंक्स का रिडल उसने सॉल्व किया था, तो हमें पता चलता है कि एडिपस इज एन इंटेलिजेंट मैन, एंड सिटी ऑफ थीव्स का क्या बना था, वो राजा बना था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमें स्टेज में नहीं दिखाई जाती है, ये सब फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ कोरस। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज है कि एडिपस इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, यानी कि वो मर्डर को ढूंढता है एंड
फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि ही हिमसेल्फ हैज मर्डर्ड किंग लायस एंड ही पनिशेस himself. So these three stages of Oedipus life we can get if we read Oedipus Rex the play carefully. Okay, so this was it. In this section we are going to deal with is Oedipus responsible for his fall? क्या एडिपस अपनी ही बर्बादी का कारण था? तो ये डिस्कस करने से पहले विल हैव टू डिस्कस थ्री थिंग्स विच आर डेस्टिनी, फेट एंड नेसेसिटी. ठीक है, तो डेस्टिनी क्या है? इज लाइक आपका भाग्य. ठीक है, तो भाग्य यानी कि जो डेस्टिनी होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, इट इज़ प्री ऑर्डेंड. जो डिवाइन होता है, जो सुप्रीम पावर होती है, वो आपके डेस्टिनी को पहले ही डिसाइड करके रखती है. इस प्लेस से तो हमें यही पता चलता है. एंड इट इज़ अनऑल्टरेबल. ठीक है, आप इसे ऑल्टर्ड नहीं कर सकते हैं चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा लो. ठीक है, इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू समथिंग देन वो होके ही रहेगा. ठीक है, आपके साथ. तो दैट इज़ अ डेस्टिनी. नेक्स्ट है फेट. फेट यानी कि आपका लक आप बोल सकते हो. एंड फेट का काम क्या होता है कि वो आपके डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगा. कुछ ऐसा इवेंट्स होगा. ठीक है, एंड आप अपने डेस्टिनी के और भी ज़्यादा क्या होगे, क्लोज पहुंच जाओगे. ठीक है, तो फेट वो होता है. लाइक इडिपस रेक्स का डेस्टिनी क्या था? दैट ही विल किल हिज फादर एंड ही विल मैरी हिज मदर. तो ये ही वाज डेस्टाइन्ड टू डू दीज थिंग्स. एंड फेट क्या होता है? वो कॉरिंथ से भाग जाता है. ठीक है, कॉरिंथ में पला बड़ा होता है लेकिन कॉरिंथ से भाग जाता है, फिर वो थीव्स में ही आ जाता है लास्ट में. तो एक साइकिल देखने को मिलता है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स उसका जो फेट था वो उसके डेस्टिनी से और सामने आ गया, डेस्टिनी के और सामने आ गया. ठीक है, सो दैट इज फेट. एंड द थर्ड थिंग इज नेसेसिटी. नेसेसिटी एक होता है इनर कंपल्शन. ठीक है, एंड इसमें कोई डिवाइन का हाथ नहीं होता है, इट इज़ ओनली यू. तो एक नेसेसिटी हमें एडिपस के अंदर भी देखने को मिलती है. सो ही वॉज डेस्टाइन्ड, उसमें उसकी डेस्टिनी क्या थी? दैट ही विल मैरी हिज मदर एंड ही विल किल हिज फादर. दैट वॉज हिज डेस्टिनी. एंड नेसेसिटी था कि वो इन्वेस्टिगेट करता है. ठीक है, किंग लायस के मर्डर का. एंड वो सच के तह तक पहुंचना चाहता है, एंड जिसके वजह से उसको ये पता चलता है दैट ही हिमसेल्फ हैज किल्ड दी फॉर्मर किंग विच इज़ किंग लायस. ठीक है, तो ये है नेसेसिटी. एंड जब हम लोग ये तीनों चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हमें एक पॉइंट पे लगता है कि येस, इडिपस रेक्स वाज responsible for his own fall because he investigated into the matter and he found out the truth. ठीक है, बहुत किसी ने मना किया था, लाइक जोकास्टा ने मना किया था. टाइरेसियस हिमसेल्फ वाज नॉट विलिंगफुल टू टेल इडिपस द ट्रुथ. ठीक है, लेकिन उसको भी उसने प्रोवोक करके उससे सच बुलवाया. सो वी कैन सी द नेसेसिटी इन इडिपस टू फाइंड आउट द ट्रुथ. इसमें कोई डिवाइन इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलती है. सो दीज आर द थिंग, डेस्टिनी, फेट एंड नेसेसिटी. एंड इडिपस का जो कैरेक्टर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. इडिपस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, डायनेमिक, ही इज ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, एंड एज आई टोल्ड यू ही वॉक्स हिज टॉक्स. ठीक है, सो जिसकी वजह से इडिपस के अंदर ह्यूब्रिस भी होता है, एंड ह्यूब्रिस के वजह से भी इडिपस is responsible for his fall. So I hope you got it. एंड ये जो सेक्शन है इसमें जब इडिपस को पता चल जाता है अपने प्रीडिकामेंट के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में, दैट ही हैज़ किल्ड हिज फादर एंड ही हैज़ मैरिड हिज ओन मदर, तो उसके बाद क्या होता है? जोकास्टा सुसाइड कर लेती है. जोकास्टा कमिट्स सुसाइड, सी हैंग्स हरसेल्फ. एंड वो जो पॉइगनेंट सोरो हो रहता है पूरे पैलेस में, पूरे कोर्ट में, तो कोरस उसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है उस पॉइगनेंट सोरो को. एंड ये बताता है कि जोकास्टा is dead. जोकास्टा hangs herself and Oedipus भी क्या करते हैं? अपने आंखों को अंधा कर लेते हैं, he exiles himself. ठीक है, so these are the dialogues which chorus uses in order to describe the situation in the court poignantly. Okay, so this is the thing and you can just read it out. Next, in this section, we are going to look at Oedipus Rex as a classical tragedy. So, as I just told you, what is a classical tragedy? So, a tragedy is an imitation of an action. It should be serious, complete, and have some magnitude. And what is classic? Classic is any body of work in literature or anything for that matter. It should have some literary value, it should have some literariness, and it should stand
the test of the time. So that is a classic, and it has the quality called classicism. So Oedipus Rex is a classical tragedy without a doubt, because Oedipus Rex was written before the birth of the Christ, and still we read it in our academia, and still it is staged, and 2017 में इसको स्टेज किया गया था, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा. सो एडिपस रेक्स इज द क्लासिकल ट्रेजेडी. एंड एक यहाँ पे क्रिटिक है रॉबर्ट ब्रिस्टन, एंड इन्होंने अपने वर्क थिएटर ऑफ रिवोल्ट में ट्रेजेडी को डिफाइन किया था एज द कोलोसल वेस्ट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. ओके, सो इनके अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का डेफिनेशन है द कोलोसल वेस्ट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. एंड ये जो वर्ड है ट्रेजेडी, इसको हम लोग बहुत ही कॉमनली भी यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन कॉमन पार्लेंस. एंड ट्रेजेडी हम लोग किसे कहते हैं? सपोज़ कि किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, या कोई किसी के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, वी कॉल दैट अ ट्रेजेडी. ठीक है, तो हम लोग बहुत ही डे टू डे लाइफ में जिसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट जो बहुत बुरा होता है, ठीक है, जिसमें ट्रैजिक नोट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी. राइट, वी कॉल इट अ ट्रेजेडी. सो इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं, व्हेन वी होल्ड द न्यूज़पेपर, हम लोग को हेडलाइंस में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज देखने को मिलती है कि आज बस पलट गई, 4 लोग मारे गए, एंड बहुत सारे ऐसे सच न्यूज़. आई डोंट वांट टू से ऑल दिस. तो ऐसे न्यूज़ बहुत सारे हमें सुबह-सुबह ही सुनने को मिलती है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है. आजकल सोशल मीडिया है, ठीक है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सब हर जगह से हमें ऐसी न्यूज़ मिलती रहती है, ठीक है. तो फिर हम लोग क्यों थिएटर में जाते हैं एंड ट्रेजेडी को देखते हैं? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट अगर हम लोग एवरीडे लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रेजेडी को देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर हम लोग थिएटर क्यों जाते हैं, ट्रेजेडी को क्यों देखते हैं? सो द आंसर इज, ट्रेजेडी को जब भी स्टेज किया जाता है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल, वो कहते हैं कि ट्रेजेडी शुड बी एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन विच इज कंप्लीट, सीरियस एंड हैव सम मैग्नीट्यूड. तो ट्रेजेडी जो है वो एक एक्शन का इमिटेशन होता है, ठीक है, उसको सीरियस होना चाहिए, एंड उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, एंड उसमें एक कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू भी होना चाहिए, ठीक है. एक ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. इट हैज़ सम आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, राइट. एंड उसमें जो इमोशंस है, पिटी और फियर, जब भी आप ट्रेजेडी देखो तो ये दो इमोशंस निकलती है, पिटी एंड फियर. यानी कि जिसके साथ बुरा होता है उसके टुवर्ड्स हम लोग सिंपैथेटिक होते हैं, बुरा लगता है उसके लिए. एंड फियर क्यों? हम लोग को लगता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए. तो जब भी हम लोग ट्रेजेडी देखते हैं तो ये दो इमोशंस इवोक होते ही होते हैं. लेकिन हम लोग जब थिएटर में ट्रेजेडी देखते हैं तो इन इमोशन का परजेशन भी होता है, इन इमोशन का प्यूरिफिकेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, एडिपस के साथ जब बुरा होता है तो हमें भी पिटी, वी फील पिटी, एंड वी ऑल्सो फील स्कैर्ड एट द सेम टाइम. क्यों? हम लोग को लगता है कहीं ये हमारे साथ नहीं हो जाए. लेकिन उसके बाद जब एडिपस पनिशेस हिमसेल्फ, उसके बाद ये जो दो इमोशंस है, पिटी एंड फियर, ये कंप्लीटली प्योरीफाइड हो जाती है, ठीक है. एक पर्जेशन ऑफ इमोशंस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कथारसिस, ठीक है. ये जो कथारसिस है, ये जो टर्म है, ये एरिस्टोटल ने दिया था अपने वर्क दी पोएटिक्स में. सो वी गो टू द थिएटर इन ऑर्डर टू वॉच अ ट्रेजेडी फॉर catharsis, for the purgation of our emotion, for purification of our emotions, ठीक है. So that is why we go to the theater and enjoy watching a tragedy. Now Oedipus Rex a tragedy for all times. So Oedipus Rex जो है, कहा जाता है कि it is a precursor for modern drama, ठीक है, modern tragedy. And Oedipus Rex जैसे ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी आजकल नहीं लिखी जाती है, ठीक है. एंड दैट इज वाई समवेयर or the other we still like Oedipus Rex, this tragedy, and Oedipus Rex still appeals to us, ठीक है. because modern time में ऐसे ड्रामा, ऐसे ट्रेजेडी नहीं लिखी जाती है. बिकॉज जब एडिपस रेक्स को लिखा गया था, जब सोफोकल्स ने एडिपस रेक्स को लिखा था, उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो उसमें मोनार्की था, ठीक है. सोसाइटी में मोनार्की था, विच मीन्स दैट सोसाइटी, दैट कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ किंग. बट आज के टाइम पे इट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ किंग, ठीक है. हमें किंग क्वीन देखने को नहीं मिलता है. इट्स अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, वी हैव अ डेमोक्रेसी, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आप कह सकते हैं कि एवरीबडी इज़ अ किंग at some point or the other,
सो इन मॉडर्न टाइम्स में बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी, तो हमें ये सिचुएशन ही नहीं है कि हम लोग ऐसा ट्रेजेडी लिखे, बिकॉज आवर सोसाइटी इज़ नॉट लाइक दैट। और अगर हम लोग आउट ऑफ द वे जाके अगर ऐसी ट्रेजेडीज लिखते हैं तो इट विल नॉट बी रिलेटेबल, ठीक है। तो जो लिटरेचर है, इट इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ठीक। तो जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, उसी का डिपिक्शन होना चाहिए ड्रामाज में, नॉवेल्स में, ठीक है, और एनी वर्क ऑफ लिटरेचर में। अदरवाइज पीपल विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट। सो इडिपस रेक्स जब लिखा गया था तो मोनार्की थी, उसमें किंग्स थे, किंग रूल करते थे। एंड अभी क्या आ गया है, डेमोक्रेसी आ गया है। इसलिए इडिपस रेक्स जैसी ट्रेजेडी अभी नहीं लिखी जाती। एंड ट्रेजेडी में एक पर्सन का फॉल दिखाया जाता था, ठीक है, उनका राइज एंड उनका फॉल। एंड दैट पर्सन शुड बी ऑफ हाई रैंक, वो एक हाई रैंक का होना चाहिए, या तो वो एक किंग होना चाहिए, या तो एक नोबल मैन होना चाहिए। एंड उसका जो फॉल है वो उसको एक लार्ज स्केल में दिखाया जाता था, राइट। सो अभी क्या हो गया है कि अभी इट्स अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, सो इसीलिए एडिपस रेक्स जैसी ट्रेजेडी अभी लिखी नहीं जाती है। एट द सेम टाइम अभी वॉर से रिलेटेड ट्रेजेडीज लिखी जाती है, जैसे कुछ कुछ ट्रेजेडियंस है, सैमुअल बेकेट, आयोनेस्को एंड हेरोल्ड पिंटर। सो ये सब कुछ कुछ है ट्रेजेडियंस जो ट्रेजेडीज लिखते हैं। एंड ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी सोसाइटी हो गई थी। एंड इनके वर्क में भी हमें एक ट्रैजिक एलिमेंट देखने को मिलता है। Like Samuel Beckett, he is known as the harbinger of theater of absurd, and his famous work is Waiting for Godot. He is known for Waiting for Godot. Then Eugene Ionesco है, ठीक है, उसके बाद हेरोल्ड पिंटर है। So these are very famous modern tragedians. Okay, ये भी tragedy लिखते हैं। So this was it, and I hope you enjoyed this unit. And it is your duty to read the unit thoroughly. If you haven't understood anything, then please tell me in the comment section. I will surely address them. Till then, happy learning, and I'm signing out.